जय हिंद दोस्तों। और आप सभी का वेलकम है हमारे प्रीतम आर्ट्स अकेडमी में। तो जैसा हमारा भूगोल का सेशन लगातार चल रहा है नॉन स्टॉपली, और आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिल रहा है, मैं देख पा रहा हूँ। तो मैं कमेंट पे भी बात करूंगा कि किसी मेरे एक साथी ने एक एसएमएस किया था कि सर बताइए कि आदमी जो होता है वो कैसे एक संसाधन है। मैं उस पर भी बात करूंगा, लेकिन उससे पहले जो टॉपिक चल रहा है उसको मैं लगातार कंटिन्यू कर लूँ, फिर उस पर बात करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है सर, आप देख सकते हो कि वो क्या है, मृदा अपर्दन और संरक्षण। यानी कि मृदा अपर्दन क्या है और संरक्षण पे हम लोग दोनों पे डिस्कशन करेंगे। तो इससे सबसे पहले हम लोग आज टॉपिक पे बात जो होगी वो क्या है, मृदा अपर्दन। यानी कि भूमि में जो मृदा होती है, जो ऊपरी वाली मृदा होती है, उनका बह जाना या उनका कट जाना, इसी के टॉपिक पे बारे में बात करें कि मृदा अपर्दन है क्या। तो बहुत इंटरेस्टिंग आज का टॉपिक है। तो आशा करता हूँ कि आप लोग को अच्छा लगेगा। तो जितने भी लोग मेरे चैनल पे नए हैं, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को, हमारे नहीं आपके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। जो बगल में घंटे का बटन आता है उसको भी टच कर दे, ताकि मैं जितने भी वीडियो डालूं उसकी नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके और आप एक अच्छा खासा नॉलेज लेकर अपना जो 10th का जो रिजल्ट है उसको आप सही से क्लियर कर पाओ दोस्तों। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप देखोगे कि मृदा अपर्दन, ठीक है ना, मैंने ऐसे बोर्ड पे लिखा हुआ है। तो मृदा अपर्दन क्या होता है कि मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, मृदा अपर्दन बोलते हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, मृदापण बोलते हैं। अब बहुत से लोग बोलेंगे सर कैसे कैसे होगा भाई, तो कैसे होगा वो जान लो कि मिट्टी जो होती है या जो मृदा होती है, मैंने पहले भी बोला है कि सर मान लेते हैं कि एक ऐसा हमारा कोई कोई जगह है, ठीक है ना, ऐसे एक ढलवा जगह है, ऐसे मान लेते हैं ढलवा जगह है। तो इधर से जब नदी जाएगी या जब भी कभी भी बारिश होगी तो ऊपर का पानी नीचे आएगा सर। जब भी ये नीचे आएगा और मान लो यहाँ पे किसी तरह का कोई मिट्टी रोकने की अगर चीजें नहीं है, जैसे मैंने बोला था कि घास बड़ा इंपॉर्टेंट होता है मृदा अपर्दन को रोकने के लिए, या पेड़ पौधे नहीं है, तो फिर क्या होगा, यहाँ की जो खुली मिट्टी है वो ढहना स्टार्ट हो जाएगा और ढह के कहा जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो मिट्टी के कटाव, जब भी ये बहेगा तो मिट्टी को काटेगा। तो मिट्टी के बहाव, मिट्टी के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, मृदा अपर्दन बोलते हैं। समझ में आ गया? और इंटरेस्टिंग लगेगा कि सर अब मृदा अपर्दन अगर मान लीजिए कि बहुत ज्यादा बारिश हो गई या बारिश कभी नहीं हुई या मृदा का अपर्दन हो रहा है सर, तो इसमें कोई प्रॉब्लम होगी सर? हाँ भाई होगी। अब लेकिन कुछ कुछ जो प्रोसेस होता है जिसके कारण ये इक्वल हो जाता है, जिससे हमको कोई दिक्कत नहीं होती है, या फिर कभी कभी ज्यादा बाढ़ आ जाता है तो ज्यादा मृदा अपर्दन की प्रक्रिया को, तो उसके बारे में जानना है। तो अब देखोगे कि मृदा बनने की और मृदा अपर्दन की जो क्रिया होती है ना, वो आमतौर पर क्या होती है, ये आप देखोगे कि ये चलती रहती है। अब जितना मृदा बनता है ना सर, उतना वो अपर्दन भी होता है। जितना आप सोचो, जितना आप खाओगे लगभग पचाने के बाद उसका डाइजेशन कर देते हो, उसका उत्सर्जन कर देते हो, तो सिंपल सा फंडा है कि जितना मृदा बनता है, जितना मिट्टी बनता है, जितना भी मिट्टी का निर्माण होता है, अगर मान लो कि सोच लो कि दिमाग से हटा दो सर मृदा अपर्दन हो ही नहीं रही है, दुनिया से मृदा अपर्दन की जो प्रोसेस है वो खत्म हो गई, तो भाई क्या होगा? सोचने वाली बात है ना, सोचने वाली बात है ना। हाँ, जब मृदा, आप सोचोगे सर क्या होगा अगर मान लो कि मृदा अपर्दन की जो प्रोसेस है वो खत्म होगी। मैं क्या बोला भाई, खत्म होगी। रोचक सर आपने ये क्या बोल दिया भाई। अगर मृदा का अपर्दन अगर दुनिया से खत्म हो जाता है कि मृदा का कटाव और बहाव नहीं हो रहा है, तो क्या होगा सर? सोचने वाली बात है ना, सोचने वाली बात है ना। सोचो, मिट्टी बनती जाएगी, मिट्टी बनती जाएगी, बनती जाएगी, बनती जाएगी, और इतना मिट्टी बन जाएगी ना, सोच ही नहीं सकते हो, सब कुछ खत्म, खाली मिट्टी बन जाएगी ना। तो रिजल्ट क्या है, अगर मृदा का अपर्दन नहीं हुआ तो फिर सारा मिट्टी बन जाएगा सर, बहुत ज्यादा मिट्टी बन जाएगा, तो मिट्टी का करेंगे क्या? सोचने वाली बात है ना। हाँ, या ऐसा भी होगा कि मान लेते कोई दो क्षेत्र है, एक ये क्षेत्र है, एक ये क्षेत्र है, और इस वाले क्षेत्र में मृदा अपर्दन हो रही है, हो रही है, हो रही है, तो और इस वाले क्षेत्र में मृदा अपर्दन नहीं हो रही है, तभी तो दिक्कत है ना कि इस वाले क्षेत्र में मृदा अपर्दन हो कि ये जगह खत्म हो जाएगा सर, और ये जगह मृदा इसमें मृदा अपर्दन नहीं हो रही है, मृदा बन रही है, तो ये क्या होगा, धीरे धीरे हो रही है, बड़ा होता जाएगा। तो मृदा अपर्दन का प्रोसेस जरूरी है। क्यों जरूरी है? ताकि मिट्टी का जो लेवलिंग हो बना हुआ रहे। समझ में आ गया? मिट्टी का जो लेवलिंग हो क्या, समझे, बना हुआ रहे, तो इसलिए मृदा का जो अपर्दन वो जरूरी है। तो मृदा अपर्दन क्या है? मिट्टी के कटाव और उसकी बहाव की जो प्रोसेस है वही क्या है, मृदा अपर्दन है। यहां तक समझ में आ गया आपको? चलिए, अब ये जो मृदा अपर्दन होता है वो संतुलित होता है। क्यों संतुलित होता है? ताकि अगर मान लो इस वाले इलाके पे मिट्टी बन रहा है, इस वाले इलाके पे मिट्टी नहीं बन रहा है, तो ये वाला मिट्टी यहाँ है, इसको उपज मिल जाए। अगर मान लो कि ये वाले इस वाले पे मिट्टी बन रहा है और इधर से हवा आ गया फिर यहाँ पे आ जाए, तो यहाँ पे भी क्या मिलेगा, उसका उपयोग हो जाएगा और ये अच्छे से काम करेगा। तो इसीलिए जो मृदा का संतुलन होता है सर। यहाँ तक आपको समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखोगे कि कब ये जो दोनों जो प्रक्रिया होती है कैसे होती है सर, ये संतुलित रहती है, चलती भी रहती है, साथ में जो प्रक्रिया क्या होता है, संतुलित होती है। मैंने बताया
कि अगर मान लो यहाँ अपर्दन हो रहा है, यहाँ मिट्टी बन रहा है, तो फिर क्या होगा, ये धीरे धीरे घट जाएगा, इसकी मात्रा धीरे धीरे क्या हो जाएगी, घटती जाएगी घटती जाएगी घटती जाएगी, और ये जगह क्या हो जाएगा, एक टाइम पे खत्म हो जाएगा। और अगर मान लो यहाँ पे मिट्टी बन रही है तो धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। समझ रहे मेरी बात? अगर अगर मृदा अपर्दन, अगर मान लो कि यहाँ से भी हवा चली, इधर पानी आ गया, फिर हवा चली इधर से आ गया, तो फिर धीरे धीरे क्या हो जाएगा, पूरा होता जाएगा, तो जमीन तो क्या होगा, खत्म नहीं होगा सर। समझ में आ गया? तो ये जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है, संतुलित रहता है। अब जो मृदा अपर्दन जो होता है सर, तो उसमें कौन सा पार्ट भाग लेता है, ये भी बड़ी रोचक चीज है कि सर मृदा अपर्दन हो रही है, मृदा भी बन रहा है सर। तो मृदा बनने का प्रोसेस हम लोगों ने देख लिया था, लेकिन सर ये बताओ मेरे को कि जो मृदा अपर्दन हो रहा है, तो सर इसमें भाग कौन कौन लेता है? सोचने वाली बात है, इसमें भाग कौन कौन लेता है? समझिए, इसमें दो चीजें भाग लेती है। मैंने पहले भी पढ़ाया था कि जब भी वस्तु बनता है ना, तो उसमें दो चीज भाग लेता है, एक प्राकृतिक और एक मानवीय। तो जब भी मृदा अपर्दन का प्रोसेस होगा तो इसमें भी दो चीज भाग लेगा, या तो प्राकृतिक भाग लेगा या क्या लेगा, मानव भाग लेगा। तो अगर मैं मानव प्रक्रिया की बात करूं, कुछ कुछ ऐसी मानव प्रक्रिया होती है जिसके कारण मृदा का क्या होता है, मृदा का क्या होता है, आप देखोगे मृदा का अपर्दन होता है। तो सर वो प्रोसेस क्या क्या है? देखो, कुछ कुछ मानव क्रियाएं होती है, कुछ कुछ मानव की एथिक्स होती हैं, कुछ कुछ क्रियाएं होती है जिनसे क्या होता है, मृदा का अपर्दन होता है। अब जानने वाली बात है सर कि ये मृदा अपर्दन कौन कौन चीज से होती है मानव के द्वारा। तो सर देखो, वन उन्मूलन है ना, अति पशुचारण या निर्माण का कार्य होता है, या खनन का कार्य होता है। इन्हीं कार्यों से क्या होता है कि कहीं ना कहीं जो वो मिट्टी बनना और अपर्दन का क्रिया, मिट्टी बनना और अपर्दन का क्रिया, कहीं ना कहीं वो जो संतुलित बना हुआ था वो कहीं ना कहीं चौपट हो जाता है। समझने वाली बात है, कहीं ना कहीं चौपट हो जाता है। सर बताओ फिर से भाई। तो देखो, मानव क्रिया कुछ ऐसा मानव क्रिया है जिसके अंतर्गत क्या होता है कि ये जो मैंने देखा ना कि मृदा अपर्दन, मृदा बनने की क्रिया और मृदा अपर्दन की क्रिया ये साथ साथ में चलती है और ये दोनों संतुलित रहती हैं। मैंने देखा है कैसे संतुलित रहती है, लेकिन कुछ कुछ एथिक्स ऐसे हो जाते हैं, हमारे कुछ कुछ ऐसे काम हो जाते हैं जिसके कारण क्या होता है, मृदा का अपर्दन होता है सर, ज्यादा बढ़ जाता है मृदा का अपर्दन। कैसे सर? देखो, वन उन्मूलन का काम, उसके बाद अति पशुचारण का काम, निर्माण का काम और खनन का काम। अब समझने वाली बात, सर उन्मूलन से कैसे होता है भाई, और ये आखिर ये वन उन्मूलन है क्या? तो वनों का कटाई, वन उन्मूलन का अर्थ क्या होता है, वन क्षेत्र का कटाई, वही क्या होता है, वन उन्मूलन। अब सर अति पशुचारण क्या होता है भाई? तो मैंने बोला था कि मान लेते हैं ये वाला क्षेत्र मेरा इतना बड़ा क्षेत्र है, इसको हम लोगों ने क्या किया, इसको हम लोग पशुचरण जो होता है ना, पशु चरण भूमि बना दिया है, यानी कि यहाँ पे पशु चर सकते हैं आराम से, यहाँ पे क्या कर सकते हैं, पशु चर सकते हैं। तो मान लेते हैं कि इधर से जो पशु होता है वो चरना स्टार्ट किया, चरते चरते खत्म हुआ, पहला दिन कोई इफेक्ट नहीं, दूसरा दिन कोई इफेक्ट नहीं, तीसरा दिन कोई इफेक्ट नहीं, मान लेते हैं 7 दिन 8 दिन 10 दिन महीने भर चरा, तो फिर वहां का जितने भी घास होंगे, जितने भी पौधे उगे होंगे, सब खत्म। तो जब ये खत्म हो जाएंगी तो फिर ये जो भूमि होगा वो ढीला हो जाएगा, मृदा कैसे हो जाएगा, ढीला हो जाएगा। तो अगर मान लो ज्यादा बारिश हुई तो फिर ये मृदा भाग के आगे आ जाएगा, या तेज आंधी चली तो ये उड़ के ऊपर कहीं ना कहीं चल जाएगा। तो वनोन्मूलन से क्या होता है कि जो पेड़ों के जड़ होते हैं ना, आप देखोगे बहुत डेप्थ तक जाते हैं, तो जो पेड़ होते हैं वो कहीं ना कहीं मिट्टी को धारण करते हैं, मृदा को धारण करते हैं। तो कहीं ना कहीं वो मिट्टी का बहाव नहीं हो पाता। अगर इसमें घास लगा हुआ है, इसमें ग्रास लगा हुआ है, और अगर उसमें ज्यादा पशुचरण हो गया, घास खा के खत्म हो गया, तो फिर क्या हो जाएगा, मृदा का बहना स्टार्ट हो जाएगा या मृदा उड़ जाएगी। बहुत जगह निर्माण का प्रोसेस करते हैं। अब मान लो कोई ग्राउंड है जिसमें हरियाली वाली जगह है, अब मेरे को घर बनानी है, तो मैं उसी जगह पे मैं घर बनाऊंगा। जब मैं उस वाली जगह पे मैं अपना घर का निर्माण करूंगा तो कहीं ना कहीं वो वाली जगह खत्म हो जाएगी, या उसमें मैंने कोई दूसरा कुछ का निर्माण कर दिया तो उससे भी क्या हो जाएगा, अपर्दन की प्रोसेस जारी रहेगी। साथ में जो खनन का प्रोसेस होता है, मैंने पहले ही बोला कि धनबाद वाला जो क्षेत्र होता है, जो झारखंड का क्षेत्र है, जो छत्तीसगढ़ का क्षेत्र है, जो राजस्थान का क्षेत्र है, यहाँ पे खनन का प्रोसेस होता है सर। तो जब भी हम खनन करते हैं तो खनन, देखो अब मान लो कि हमको इस वाले जगह को खोदना है सर, तो खोदने से पहले इसको तो साफ करेंगे ना। अब साफ करने के बाद ना इसमें गड्ढा खोदेंगे। जब ये गड्ढा प्रोसेस, जब ये जो प्रोसेस करेंगे तो फिर क्या होगा, उससे भी हम लोग का मृदा अपर्दन का प्रोसेस हो जाता है। समझ में आ गया? ये तो प्राकृतिक तत्व था, मानवीय कारक है सर। अब बताओ, आपने बोला कि सर मानवीय कारक के साथ साथ कुछ कुछ ऐसे भी चीज होते हैं जो प्राकृतिक एथिक होते हैं, प्राकृतिक कारक भी होते हैं। सर वो प्राकृतिक कारक क्या है भाई? तो प्राकृतिक कारक देखो, पवन हो गया, हिम नदी हो गया, जल मृदा अपर्दन हो गया। तो इन्हीं कारण से क्या होता है कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रोसेस से मृदा का अपर्दन होता है सर। अब समझने वाली बात है सर कैसे। अब बोलो सर ये पवन कैसे करेगी? मैंने भी कुछ देर पहले बताया
कि अगर मान लो कि तेज आंधी चलना स्टार्ट, अब देखो ना कभी कभी आपके गांव में भी होता है या आपके शहर में भी होता है, जब ज्यादा तेज आंधी चलती है तो साथ में जो बालू के कण होते हैं, जो मिट्टी के कण होते हैं, वो साथ में उड़ते हैं, है ना, साथ में उड़ना स्टार्ट कर जाते हैं। तो फिर वो उसी से भी कुछ ना कुछ, जिस क्षेत्र से वो मिट्टी उड़ के आया तो वहां की जो मृदा होती है, वहां की जो मिट्टी होती है, उनका अपरदन हुआ। तो पवन के द्वारा, मैंने हिम नदियों के द्वारा बोला है सर पहले भी, कि जो जितने भी सारे नदियां जो हिमालय से बहती हुई नीचे आ रही हैं, वो अपने साथ तत्छल, बालू और बहुत कुछ लेके आते हैं। और मैंने बोला कि उसी से जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है। सर वो मिट्टी पानी में आया कैसे भाई? सोचने वाली बात है, सोचने वाली बात है। तो रीजन क्या है कि जब वो बहना स्टार्ट करती हैं तो अपने साथ बहुत सारे मिट्टी, सिल्ट, ईंटा, पत्थर, बालू सब लेके आती है। तो लाती है, जब वो बहेंगी तो क्या होगा? पहाड़ी क्षेत्र का अपरदन होगा ना, पहाड़ी क्षेत्र का अपरदन होगा ना। तो हिम नदी के थ्रू से भी क्या होता है? मृदा का अपरदन होता है। अब आगे समझो कि सर जल अपरदन, अब मान लो जल जहां पे ये जल वाले ढलान है उसके साथ मृदा बह रहा है, तो उससे भी क्या हो गया? मृदा अपरदन हो गया। समझ में आ गई चीजें? अब देखो कि कुछ कुछ कई जगह ऐसा भी होता है जहां पे ज्यादा जल बहेगा, क्या होगा? जहां पे ज्यादा जल बह गया या फिर वो क्षेत्र में वो क्षेत्र में ज्यादा अपरदन की क्रिया हो गई, अधिक अपरदन की क्रिया हो गई, तो उस क्रिया में क्या होता है कि अगर ज्यादा जल अगर बह रहा है तो वो अपने साथ क्या करेगा? मिट्टी और मृत्तिकाएं जितनी भी होती हैं वो सारे क्या करेगा? बहा के ले आएगा। सारे मिट्टियों को क्या करेगा? काटते हुए ले आएगा। तो जब वो काटते हुए ले आएगा तो क्या करेगा? एक गहरा सा सकरा रास्ता बना देगा। मैं उसका फिगर यहाँ पे भी दिखा दूंगा। तो क्या वो काटता हुआ सरकरा ले आएगा, आप देख सकते हो फिगर में। वो क्या करेगा? एक गहरा रास्ता काट के ले आएगा। अब वो जब गहरा रास्ता जो काट के ले आएगा या फिर नली या फिर वाहिका काट के ले आएगा तो उसका नाम है, उसको नाम बोलते हैं हम लोग, देख सकते हो क्या लिखा हो मैंने, अवनलिकाएं बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं हम लोग? अवनलिकाएं बोलते हैं। तो मान लेते हैं कि एक ऐसे करके कोई जमीन है, ठीक है, ऐसे करके कोई जमीन है। अब इस जमीन पे पानी बह रही है भाई, पूरा तेजी तेजी से क्या हो रहा है? पानी बह रहा है, पूरा तेजी से पानी बह रहा है। तो जिधर से भी ये पानी बहेगा वहां पे क्या करेगा? दरार कर देगा ना, राई बना देगा ना, फिर वहां से रास्ता बन जाएगा, फिर उससे क्या हो जाएगा? जल भरना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसी वाले जो रास्ता हो जाएगा पानी भरने का, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अवनलिकाएं हम लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? अवनलिकाएं हम लोग इसको बोलते हैं। बात क्लियर है? अब देखो, जो ये अवनलिकाएं होती है, ये जो ऐसी भूमि होती है जहां से मृत्तिकाएं काट के या बह के, या फिर ऐसे क्षेत्र जहां से मृदा का अपरदन होता है, वो वाले क्षेत्र जो होते हैं ना, वो जोतने योग्य नहीं होते। वहां पे हम लोग जुताई नहीं कर सकते, वहां पे कृषि नहीं कर सकते। अब समझने वाली बात है कि अब ऐसा जगह जहां पे जो बंजर जगह है, जहां पे कृषि नहीं हो सकती है, वहां पे जुताई कर सकते हैं क्या? अब बोलोगे सर कर सकते हैं, कर सकते नहीं कर सकते। अब देखने वाली बात है कि कुछ ऐसे भूमियां होती हैं जिनमें मृदा का अपरदन हुआ। अब जब उसमें मृदा का अपरदन हो जाता है या उसमें दरार बन गया, जब मृदा का अपरदन हो गया तो फिर क्या होगा? वो सब भूमि जोतने योग्य नहीं होती हैं। तो उन भूमियों को हम लोग क्या बोलते हैं? उत्खाद भूमि, या उसको बैडलैंड कहते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? उत्खाद भूमि या उसको बैडलैंड भूमि बोलते हैं। तो ये जो सारी भूमियां होती है ना, ये जोतने लायक नहीं होती हैं, इनमें कृषि नहीं कर सकते हैं, इनमें जुताई नहीं कर सकते। अब बोलोगे सर कैसे? आपने ये क्या बोल दिया भाई? मैंने कोई बड़ा चीज नहीं बोली है, प्रैक्टिकली सोच लो कि अगर मान लेते हैं कि कोई एक मेरा इलाका है, कोई मेरा एक इलाका है, ये मेरा इलाका है, ठीक है ना, इसमें हम सालों साल से खेती कर रहे हैं। अब अचानक पूरा बाढ़ आ जाता है, पूरा क्षेत्र पानी से भर जाता है, पूरा बाढ़ आ गया। अब आ गया तो आ गया भाई, मेरा क्या? आप ही का सर प्रोसेस, आप ही का कुछ ना कुछ होने वाला है। तो पूरा जब बाढ़ इसमें आ जाएगा तो कहीं ना कहीं ये ऊपर की मृदा बहना स्टार्ट हो जाएगी। ये बह के कहां चल जाएगी? आगे चल जाएगी। तो जितने भी उर्वरता शक्ति थी इस भूमि में, खत्म। क्या हो गया? खत्म। तो जब ये खत्म हो जाएगी तो फिर आप इस भूमि पे हम लोग कृषि कर सकते हैं क्या? कृषि कर सकते हैं क्या? आप बोलोगे सर नहीं कर सकते। तो जब कृषि नहीं कर सकते हैं हम लोग, तो कहीं ना कहीं ये भूमि हम लोग की क्या होगी? जोतने योग्य रही क्या? कृषि करने योग्य रही क्या? नहीं। आप बोलोगे सर नहीं। तो जब ये जोतने योग्य भूमि नहीं रहा, जब उसमें जुताई नहीं कर सकते हैं, तो इसमें कृषि भी नहीं कर सकते हैं। तो ये जो ऐसा क्षेत्र जहां पे मृदा का अपरदन होता है, उस वाले क्षेत्र में क्या हो सकता है कि उसको हम लोग जोत नहीं सकते हैं, वो जोतने योग्य भूमि नहीं होती है। और उन्हीं भूमि को हम लोग क्या बोलते हैं? उत्खाद भूमि या बैडलैंड हम लोग कहते हैं। सर बात क्लियर है यहां तक? अब आप देखोगे कि सर ये वाला क्षेत्र हमको कहां पे देखने को मिलेगा? बहुत बड़ा क्वेश्चन है सर, कि आप तो ये बोल रहे हो सर अगर मैं कहीं घूमने के लिए गया तो कहां जाऊंगा कि मेरे को ये बैडलैंड वाला क्षेत्र दिखेगा, भूमि का अपरदन दिख जाएगा? तो सर देखोगे ऐसा जो क्षेत्र दिखोगे आपको, ज्यादातर जो चंबल का जो घाट होता है, चंबल का जो घाटी में ये अब जो दरार वाला जो क्षेत्र होता है उसको क्या बोलते हैं? खडाड़। क्या बोलते हैं? खडाड़।
आपको देखने को मिलेगा। वैसा भूमि को हम लोग उसको क्या बोलते हैं, खड़ाड़ भूमि उसको बोला जाता है। यहाँ तक बात क्लियर है? फिर से मैं रिपीट कर दूं कि सर मृदा अपरदन क्या है। तो मृदा अपरदन क्या है, मिट्टी के कटाव या मिट्टी के कटाव या उसके जो बहने की प्रोसेस होती है उसी को क्या बोलते हैं दोस्तों, मृदा अपरदन बोलते हैं। मृदा बनने और जो बहाव की जो प्रोसेस या मृदा अपरदन की जो प्रोसेस होती है वो दोनों साथ साथ में चलती रहती है। अब जो ये जब साथ साथ में चलती है तो इसीलिए संतुलित रहती है। अब मान लो कि एक पैर आगे आपका बढ़ा है और सेकंड पैर एकदम ऐसे ही रह गया, पीछे ही रह गया, आप आगे बढ़ सकते हो नहीं। जब दोनों साथ साथ में बढ़ेगा तो संतुलित बना के आप आगे बढ़ सकते हो। तो क्या होगा, ये जो प्रोसेस होता है क्या होता है, संतुलित होता है। कुछ मानव का कुछ ऐसी क्रियाएं होती है जिसके कारण कभी ना कभी ये जो संतुलन होता है भंग हुआ है। अब वो प्रोसेस क्या है, वनोन्मूलन का प्रोसेस है, अति पशुचारण का प्रोसेस है, निर्माण का प्रोसेस है, खनन का प्रोसेस। इससे कहीं ना कहीं जो संतुलित होता है भंग होता है। और कुछ कुछ प्राकृतिक घटनाएं भी होती है जिसके कारण भी संतुलन को कहीं ना कहीं या फिर ज्यादा मिट्टी बन जाता है या कहीं ना कहीं वो संतुलन क्या होता है, भंग हो जाता है। तो वो क्या है सर, ज्यादा तेज पवन चला उस पर, ज्यादा हिम की नदियां बहने लगी तब, या फिर ज्यादा जल अपरदन हुआ तब। तो इन्हीं प्रोसेस से कहीं ना कहीं जो वो संतुलन होता है मिट्टी का बनने का और बहने का वो बिगड़ जाता है भाई। अब जो बैलेंस बिगड़ जाता है तो फिर क्या होता है, जब ज्यादा अगर मान लो कि मिट्टी बहना स्टार्ट होगी तो वो एक अपने साथ एक गहरा नली बना देता है। तो उस जो गहरा जो नली होता है या जो वाहिनी होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं अवनलिकाएं। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, अवनलिकाएं। अब जो ये जो पूरा जो क्षेत्र होता है जिसमें ज्यादा मृदा अपरदन होता है या अवनलिकाएं वाले जो क्षेत्र होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उत्खाद भूमि बोलते हैं। क्योंकि ये जो भूमि होती है जोतने वाली भूमि नहीं होती, इसमें कृषि हम लोग कार्य नहीं कर सकते। अब सर ये देखने को कहाँ मिलेगा, तो मैंने बोला ये चंबल का जो जगह होता है, जो चंबल की जो नदी है, नदी का जो क्षेत्र है जहाँ पे आपको ये मुहाना दिखेगा, तो वहां पे ये जो दरार वाला एरिया होता है वो क्या बोलते हैं, खड़ाड़ बोलते हैं। और ये खड़ाड़ भूमि के नाम से ही जाना जाता है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया क्या है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले। अब मैं बताऊंगा कि मृदा अपरदन के कितने प्रकार है। सोचने वाली बात है ना, आज तक कोई यूट्यूबर नहीं बताया होगा कि मृदा अपरदन का कितना प्रकार है, और ये मैं बताऊंगा, जानने वाली बात है। तो जितने लोग अभी मेरे चैनल पे नहीं हो, जो अभी अभी जुड़े हो, मैं बोलूंगा सब्सक्राइब नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दो। यहाँ पे बहुत रोचक चीजें जानने को आपको मिलेगा दोस्तों। तो अब स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। तो अब लोग नेक्स्ट बात करते हैं। अभी हम लोगों ने मृदा का अपरदन देख लिया। अब मृदा का अपरदन का कितना प्रकार है, मैं क्या बात कर रहा हूँ दोस्तों, मृदा के अपरदन का प्रकार एकदम नया मैं बता रहा हूँ कि आज तक मैंने बोला कोई भी यूट्यूबर नहीं बताएगा। तो यार एक बार लाइक ठोक देना जरूर, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो और बेल के आइकन को बता दो। मैं पूरा बताऊंगा, एक एक टॉपिक बताऊंगा, बारीक बताऊंगा, जिससे आपको भूगोल में या आर्ट्स के किसी भी सब्जेक्ट में कोई स्टूडेंट नहीं समझ सकेगा। दोस्तों देख सकते हो कि मृदा अपरदन के ऐसे बेसिकली तीन टाइप आप देख लो। कि पहला क्या होता है, चादर अपरदन। नया सिखा रहा हूं दोस्तों, एकदम नया है, बिल्कुल नया है। एक कोई यूट्यूबर आपको नहीं बताएगा क्या है चादर अपरदन। दूसरा आपको देखेगा पवन अपरदन। और तीसरा क्या होगा, कृषि के गलत कार्यों से भी क्या होता है कि आपको कई बार देखने को मिलेगा मृदा अपरदन का प्रोसेस होता है। तो अब सोचने वाली बात है सर ये चादर अपरदन होता क्या है, मैं इस पे बात करूंगा। तो बहुत ईजी बताऊंगा दोस्तों, बहुत ईजी वे में बताऊंगा। तो यार एक बार सब्सक्राइब कर देना जितने भी लोग मेरे चैनल पे है, और मैं बोलूंगा कि एक बार लाइक जरूर ठोक देना यार, बहुत मेहनत लगती है बनाने में वीडियो। तो अब देख सकते हो कि चादर अपरदन में क्या होता है कि कई बार जी मान लो कि एक इलाका है, इतना बड़ा कोई हमारा इलाका है, इस इलाका में पानी भर गया। क्या हो गया, पूरा तरह से पानी भर गया। तो जब ये क्षेत्र में पूरी तरीके से पानी भर जाएगा तो पूरा क्षेत्र क्या हो जाएगा, पानी से ढक जाएगा। तो कई बार जल क्या होता है पूरे क्षेत्र में फैल जाता है और इसमें जो नाली बनी होती है वो ढक जाती है। ठीक है, अब जब नाली बन के वो ढक गई और अगर मान लो कि पूरा अगर पानी भर गया तो फिर क्या होगा, ये जो ढका हुआ ये जो नाली वाला एरिया हो क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। तो जब ये खुल जाएगा तो फिर क्या होगा कि उसी के साथ नीचे की ओर क्या होगा कि पानी बहना शुरू हो जाएगा। जिधर ढाल होगा उधर पानी बहना शुरू हो जाएगा। तो जब ये पानी बहना स्टार्ट हो जाएगा तो साथ में मिट्टी भी बहाएगा भाई। अब जब ये साथ में मिट्टी बहाएगा तो क्या होगा कि ऐसी स्थिति में क्या होता है कि क्षेत्र के ऊपर की जो मृदा होता है वह जल के साथ घुलकर बहना स्टार्ट कर जाती है। और यही जो क्रिया होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, चादर अपरदन, या इसको जल अपरदन भी आप लोग बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, चादर अपरदन, या इसको आप क्या बोल सकते हो, जल अपरदन आप बोल सकते हो। समझ में आ गया पहला। दूसरा क्या होता है, पवन अपरदन। मैंने क्या मैं बात कर रहा हूं, पवन अपरदन। यह पवन अपरदन क्या होता है कि पवन के द्वारा, मैं किसकी बात कर रहा हूं, पवन के द्वारा जो मैदान होता है अथवा जो ढलुआ क्षेत्र जो होता है
ये मैदान हो गया। अब मान लेते हैं कि एक ऐसा क्षेत्र है, ऐसा ऐसा करके होगा, ये ढलुआ क्षेत्र हो गया। तो क्या होगा कि पवन द्वारा मैदान अथवा जो ढलुआ क्षेत्र होता है, तो वहां पे क्या होता है, जो मृदाएं होती है वो पवन क्या करती है, उड़ा ले जाती है। उड़ा के ले गई, क्या करती है, उड़ा ले जाती है, उड़ा ले जाती है। और यही जो उड़ा के ले जाने के साथ ये जो यहां से मान लो कि ये पवन उड़ा के इधर ले गई या इधर ले गई। अभी मैंने बोला कि जब बालू का झोंका आता है या फिर जो ऐसा पूरा अगर पूरा जोर से अगर आंधी आने लगा तो फिर क्या होता है, उसके साथ बालू भी साथ में आता है या फिर वहां से मिट्टी भी आता है। तो क्या होगा, जो पवन का जो पवन द्वारा क्या होता है, मैदान या ढलुआ क्षेत्र का जो मृदा होता है वो अपने साथ उड़ा के लेके जाती है। यही जो प्रोसेस होता है, जो पवन के द्वारा जो मृदा का प्रदन होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मृदा प्रदन बोलते हैं। अब देखोगे तीसरा मैंने बोला कि किसान लोग अच्छे होते हैं, आपको मिट्टी बहुत फायदा देती है, लेकिन कुछ कुछ उन लोगों का गलत तरीका होता है, जिसके कारण आप देखोगे क्या होता है, मृदा का प्रदन होता है। तो कृषि के गलत तरीकों से भी क्या होता है, मृदा प्रदन होता है। आप बोलोगे सर ये तरीका क्या है भाई, क्या है क्या है, सोचो समझो, मैं बताता हूं। वो तरीका क्या है, जो खेत जुताई करते समय देखोगे कि जो खेत जोतने वाला होता है ना सर, वो कभी भी क्या होगा कि जब वो खेत जोतेगा ना, तो कभी भी वो ऊपर से नीचे ढाल की तरफ नहीं आएगा। वो जो ढाल है, ढाल की तरफ कभी ऊपर से ऐसे मान लो ढाल, ठीक है ना, तो वो खेत जोतेगा तो कभी ऐसे नहीं जोतेगा, ऐसे करके इधर से इधर कभी नहीं जोतेगा। वो ऐसे राउंडिंग मार के जोतता है ताकि जो मिट्टी होगा वो ठीक से बहे ना, और इसको एक रास्ता ना मिले पानी को बहने के लिए। तो वो काम करता है। तो क्या होगा कि मान लो कोई क्या किया कि अगर मान लो कैसे कोई ढलवा जमीन है और वो ऐसे से जोत दे रहा है, ऐसे इधर से गया लंबा जोत दिया, फिर इधर चढ़ा, फिर जोत दिया, फिर जोत दिया। तो अगर वो मान लो कि ऐसे ऐसे अगर ये ढलवा जमीन है ये हमारा ढलवा जमीन है और वो ऐसे ऐसे जोत रहा है, वो ऐसे ऐसे जोत रहा है, तो उसको पता नहीं कि कैसे जोतना चाहिए जमीन। तो फिर उससे क्या होगा कि मान लो यहाँ पे पानी आया, बहुत जोर से बादल आ गई, बहुत जोर से बारिश हो गई, फिर क्या होगा, ये बहाना स्टार्ट, यहाँ बादल यहीं पे फटेगी, फट के अब यहाँ पे क्या होगा, बारिश होने लगी। अब बारिश होगी तो थोड़ी ना यार जो बारिश होगा वो तुरंत वाष्प पानी के ऊपर उड़ जाएगा, ये बहेगी ना, इधर बहेगी ना, नीचे बहेगी ना। तो जब ये बहना स्टार्ट करेगा तो पहले उसके पास वाहिनी नलिकाएं बन गई, क्योंकि जब वो नीचे जोता, ऐसा करके जोता, तो कहीं ना कहीं इस पे क्या आ गया, नाला बन गया, नाली बन गई। तो फिर इससे क्या होगा, बहना स्टार्ट हो जाएगा। तो कुछ कृषि के गलत तरीके होते हैं, जैसे आप देखोगे कृषि के गलत तरीकों से मृदा का प्रदन होता है। अब ये गलत तरीका क्या है, तो गलत ढंग से हल चलाने से वो हल कैसे चला देता है कि ढाल पर क्या करता है, वो ढाल पर ऊपर से, मैं क्या बात कर रहा हूं, ढाल पर वो क्या करता है, ऊपर से, आप देखोगे वो क्या करता है, ढाल पर ऊपर से नीचे की ओर हल चला देता है, जिससे क्या होता है कि वहां पे वाहिकाएं बन जाती है। क्या बन जाती है, वहां पे वाहिकाएं, नाला बन जाती है, जिसके अंदर क्या होता है कि जो बहता हुआ पानी होता है वो उसका जाने का रास्ता बन जाता है, और जिससे पानी के साथ मृदा जो होता है वो आसानी से बह जाता है। अब कभी भी आप खेत जाओगे और कोई आपका खेत जोत रहा है, तो आप इस बात का गौर करना कि वो जोतने वाला इंसान गधा है क्या। अगर वो गधा नहीं, उसको जोतने का तरीका पता है, तो वो कैसे जोतेगा, सीढ़ीनुमा जोतेगा। यानी कि अगर मान लेते हैं ऐसा कोई ढलवा जगह है तो वो ऐसे करके जोतेगा, ताकि क्या हो जाएगा कि जो ज्यादा दूर से पानी इसमें जाए ना। अगर मान लो वो ऐसे करके बहा कर दिया तो इसको घूमने में बहुत लंबा प्रोसेस लगेगा सर। अब वो जब लंबा प्रोसेस लगेगा ना तो पानी धीरे धीरे जाएगा, स्लोली जाएगा, तो मृदा का प्रदन नहीं हो पाएगा। और अगर ऐसे जोत दिया तो फिर क्या होगा कि पानी यहाँ आएगा, सर से नीचे आ गया, फिर यहाँ फरसर से नीचे आएगा। तो इस तरीके से क्या होगा, मृदा का प्रदन होता है। तो मैंने क्या बताया, पहला चादर प्रदन, दूसरा पवन प्रदन, तीसरा क्या बताया कृषि का गलत तरीका। तो चादर प्रदन से क्या होता है कि कई बार क्षेत्र में बहुत ज्यादा पानी जम जाता है और जहां ढलुआ जो जगह होता है वहां पे पानी बहना स्टार्ट हो जाता है, और उसी के साथ क्या होता है, पानी के बहाव के साथ मिट्टी बह जाती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, चादर प्रदन बोलते हैं, या फिर जल का मृदा प्रदन भी बोलते हैं। और तीसरा क्या होता है, पवन प्रदन। आपको कई ढलुआ जगह होता है, मध्य मैदानी एरिया होता है जहां पे भूमि का निम्नीकरण हो चुका होगा, तो वहां पे क्या होता है कि पवन अपने साथ मिट्टी को उड़ा ले जाता है, तो उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, पवन प्रदन बोलते हैं। किसी का गलत तरीका से भी होता है, किसान अगर बुद्धिमान है ना, तेज है ना, तो फिर बहुत काम देने वाला है। तो वो क्या करता है, हल को क्या करता है, ऊपर से नीचे की ओर, जो ढाल वाला जगह होता है उसको ऊपर से नीचे की ओर जब वो जुताई कर देता है, तो फिर यहाँ पे नलिकाएं बन जाती है, और एक तेज नलिकाएं बनती है, जिसके कारण जो मृदाएं होती है वो आसानी से नीचे तक बह जाती है। तो आई होप आपको मृदा अपरदन पता चल गया, समझ में आ गया होगा मृदा अपरदन क्या है। अब मृदा अपरदन का जो रोकथाम का जो तरीका है वो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। क्यों मैं बताऊंगा, क्योंकि वीडियो जो होता है पूरा लंबा हो चुका है, और इतना लंबा आप लोग देखते नहीं हो, मेरे को पता है।
तो जितने लोग अभी अगर लास्ट तक वीडियो देख रहे हो यार देखा करो, क्योंकि लास्ट में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो कल मैं क्या बताऊंगा, मृदा संरक्षण, मैं किस पे बात करूंगा, मृदा का संरक्षण पे मैं बात करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। लेकिन आप एक कुछ भूल रहे हो, आप भूल रहे हो दोस्तों, आपने लाइक करना भूला, आपने क्वेश्चंस करना नहीं भूला। आपने क्वेश्चन मैंने एक बोला था कि अभी क्वेश्चन था जो मैं आप लोग को बताऊंगा। एक कोई मेरा दोस्त है, एक्चुअली वो सब्सक्राइबर है और वो मेरा चैनल को फॉलो करता है। तो उसका क्वेश्चन था कि सर आप ये मेरे को बताओ, उसका क्वेश्चन ये था कि आप सर मेरे को ये बताओ कि जो आदमी होता है, यानी जो व्यक्ति होता है सर, वो संसाधन कैसे है भाई, संसाधन कैसे है। तो मैं इस पे थोड़ा चर्चा कर लेता हूँ, जो कि मैंने बोला था कि मैं लास्ट में बताऊंगा। तो सबको जानना है, एक लाइक जरूर कर देना अगर आप लोग देख रहे हो वीडियो। तो व्यक्ति जो होता है या मानव किस प्रकार का संसाधन है। तो मैंने क्या बोला, मैंने पहले ही बोला था कि सर जो संसाधन होती है वो बेसिकली क्या होती है, ये पहले क्या करता है, ये पर्यावरण में उपलब्ध होती है। क्या होता है, पर्यावरण में उपलब्ध होता है। दूसरा क्या होता है कि ये हमारी आवश्यकता जो होती है, जितनी हमारे नीडेड्स है उसको पूरा करती है। और तीसरा मैंने क्या बताया था कि इसको बनाने का प्रोसेस भी हमको पता होगा, बनाने का है ना, इसमें क्या होगा बोल सकते हैं, बनाने का है ना, बनाने का जो प्रोसेस होगा वो पता होगा। साथ में आर्थिक रूप से क्या होगा, संभाव्य होगा। और साथ में क्या होगा, सांस्कृतिक रूप से मायन होगा। तभी इसको हम लोग क्या बोलेंगे, संसाधन। अब समझो मेरी बात। अब बताओ क्या आदमी पर्यावरण में उपलब्ध नहीं है क्या। आप बोलोगे हाँ सर उपलब्ध है। मैंने इसका वीडियो भी बना दिया था कि मानव संसाधन, जब मैंने कैटेगरिया किया था जो वर्गीकरण वाला, उसमें बताया था कि अब बताओ कि मानव पर्यावरण में तो उपलब्ध है। अब बताओ हमारी आवश्यकता पूरी कर रही कि नहीं। अब बहुत से बच्चे बोलेंगे सर नहीं, आपको पैसे चाहिए, आप मेला जाओगे घूमने के लिए, आपको पैसा देंगे। तो जो आपके मम्मी पापा हो गए या आपके दादा दादी हो गए, वो क्या दोस्तों मानव है ना, और वो पर्यावरण में उपलब्ध है ना, वो संसार में है ना, पृथ्वी पे है ना। तो क्या होगा, मानव ये पर्यावरण में उपलब्ध है, आपकी आवश्यकता को पूरा कर दिया। आपको शिक्षा लेनी है, मैं आपको लॉकडाउन में शिक्षा दे रहा हूँ, तो ये भी क्या है, आपकी आवश्यकता पूरी करी। आप जिंदगी में जब चाहो तब यूट्यूब देख सकते हो, आपकी आवश्यकता पूरी करी। अब मानव को बनाने का प्रोसेस भी आपको पता है, कैसे मानव बनता है ये तो बताने की जरूरत नहीं है। साथ में क्या आर्थिक रूप से संभव होगा। आप बताओ, आर्थिक यानी पैसा, अगर आपको पढ़ाई करनी है तो आप ट्यूशन भी लेते हो, स्कूल भी जाते हो, यूट्यूब पे भी आते हो। तो आपको यूट्यूब का एक संसाधन चाहिए था मेरे के द्वारा, तो आपने पैसा दी, किसको, यूट्यूब रिचार्ज कराई, और आपको मिल रहा है संसाधन, तो आर्थिक रूप से भी संभव है। और तीसरा या सांस्कृतिक रूप से मायने, भाई यूट्यूबर आपको मैं पढ़ा रहा हूं तो टीचर को कौन नहीं मानता है, सब मानता है। तो ये सांस्कृतिक रूप से भी मायने है। तो जो मानव हो गया, जो व्यक्ति हो गया, वो क्या है, संसाधन है। समझ में आ गया होगा आप लोग को, आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं तब तक के लिए आगे अगले वीडियो में। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन पे जरूर दे देना, मैं अगले वीडियो पे उसके बारे में जरूर बताऊंगा। तो जितने लोग चैनल पे नए हैं, मैं बोलूंगा सब्सक्राइब कर दें और घंटे का जो बटन है उसको भी टच कर दे, ताकि मैं जितने भी वीडियो डालूं उसकी नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।